हेलो एंड वेलकम टू नॉन एंड साइंस। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है आपकी क्लास का लास्ट चैप्टर है। एक बीच में चैप्टर बच गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसको मैं पढ़ाने नहीं वाला क्योंकि उसमें बच्चों मुझे अपीयर होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हाथ से आपको दिखाना पड़ेगा क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इस सबको दिखाने के लिए मुझे स्क्रीन पर दिखना पड़ेगा, और दिखने के लिए मेरे पास कोई अरेंजमेंट है नहीं अभी। तो मैं वो अरेंजमेंट करूँगा तब आपको पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल वो चैप्टर मैंने स्किप कर दिया है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर का नाम है। तो क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या है ये एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, सब्सटेंस, लिविंग बीइंग एंड कंडीशन दैट सराउंड ए पर्टिकुलर। अच्छा, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है? आपके चारों तरफ जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखो, ये एक एनवायरनमेंट में क्या क्या दिख रहा है आपको, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें दिखती है। जैसे कि आप जनरली न्यूज़ सुनते रहते हो ना कि एनवायरनमेंट में ये हो गया, एनवायरनमेंट में वो चेंज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट अपना सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कुछ कुछ पॉल्यूशन वगैरह बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ आप देखते रहते हो ना डेली लाइफ में, डेली लाइफ में सुनते रहते हो ना। तो क्या हुआ एनवायरनमेंट जो अपने आसपास दिख रहा है आपको, और आपको और क्या सुनने को मिलता है कि अपने को हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। और आपने सुना होगा कि कई सारे समिट्स होते रहते हैं। समिट्स का मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। बच्चों, ये समिट्स बस कुछ काम के नहीं है जब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं किया जाएगा, एनवायरनमेंट में कोई सुधार नहीं आ सकता। और एनवायरनमेंट को खराब करने के दो रीज़न सिर्फ इस चैप्टर में बढ़ेंगे लास्ट में जाके, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, और उसको सुधारने की दिशा में कोई भी कदम, कोई समिट काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या है फिर एनवायरनमेंट? जनरली एनवायरनमेंट क्या किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे अराउंड आसपास हैं उनके बारे में उसको डिफाइन करने के लिए एनवायरनमेंट टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एनवायरनमेंट हो गया, आसपास की चीज़ हो गई एनवायरनमेंट। अब देखो, एक चीज़ होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, या इनको बोलते हैं इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बायोटिक कम्युनिटी एंड ए बायोटिक कम्युनिटी। ए बायोटिक को यहाँ पे फिजिकल फैक्टर बोला गया है, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। ये क्या सर बता दिया आपने, ये तो समझ में नहीं आया, इसका बताता हूँ, इजी लैंग्वेज बताया था आपको। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? एक जियोग्राफिकल एरिया होता है पर्टिकुलर। जैसे कि आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? प्लांट्स मिलेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे, बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, ग्रास मिलेगी, घास मिलेगी, यानी कि पॉन्ड मिलेंगे, रिवर भी हो सकती है, किसी जंगल से रिवर निकल रही हो। और फिर वहाँ पे बहुत सारे टाइप के लिविंग बींग होंगे, जैसे कि रैबिट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, वो तुम्हारा डियर नहीं, वो डियर, डी डब्ल्यू आर आर वाला, डी ई आर वाला नहीं, तो डियर हो गया। ये सारे जानवर मिलेंगे यहाँ पे, बियर हो गया, भालू, ये सारी चीज़ मिलती रहेंगी आपको। तो अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि लिविंग चीज़ है, जैसे कि जानवर जितने भी हो गए, और नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि प्लांट, ट्रीज वगैरह, पानी वगैरह हो गया पॉन्ड में, ये क्या नॉन लिविंग है। ये दूसरे से एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, बताओ कैसे कर रहे हैं? ये जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे को, जैसे कि खाना, जैसे कि घास है, घास खाई रैबिट ने, और रैबिट को खा गया कौन? भेड़िया खा गया रैबिट को। ठीक है, और रैबिट को भेड़िया खा गया। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि ये घास खाई हिरन ने, हिरन को खा गया शेर। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है इनका। तो एक जो सिस्टम, इसी तरह के सिस्टम को जिसमें लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है, और जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। देखो, जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम एक, ये देखो क्या है, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ, चांद सितारे, ये नदियाँ और घटारे, फिर जाएगा सारा जहाँ रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह का ये सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसमें क्या है? पानी है, तालाब में मछलियाँ भी हैं, ये बियर है, भालू है, ये मछलियों को खाता है। और ये देखो, ये क्या है? ये इनको उठा के ले जाती है, चिड़िया उड़िया को खा जाती है। ये डियर है, ये रैबिट है, ये लोमड़ी है, फॉक्स इसको बोलते हैं। ये सब चीज़ें अब देखो एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें, सब जानवर कॉमनली एक चीज़ तो करते करते क्या, सब पानी तो पीते पीते हैं, सारे पानी तो पीते पीते हैं, पानी पीते रहेंगे। अब देखो, रैबिट ने खाई घास और रैबिट को खा गया ये, तो इस तरह से इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन है ना। रैबिट का किससे इंटरेक्शन हुआ? घास से, और इस फॉक्स का किससे इंटरेक्शन हुआ? रैबिट से। इस तरह से इंटरेक्ट करते करते ये इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। अब इकोलॉजिकल सिस्टम अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे पहाड़ों में आप जाओगे, पहाड़ों में ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, उसमें अलग टाइप के लिविंग बींग होंगे, ऐसे नहीं होंगे, इस टाइप के नहीं दिखेंगे, वहाँ पे कुछ अलग टाइप के लिविंग बींग होते हैं। और जो जंगल है उसमें अलग टाइप के लिविंग बींग होते हैं। तो एक जंगल इकोसिस्टम हो गया अपने आप में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये हो गया, माउंटेन इकोसिस्टम। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना, कि माउंटेन में लिविंग थिंग अलग टाइप की होंगी, नॉन लिविंग थिंग भी अलग टाइप की होंगी। जैसी ग्रास, जैसी घास आपको जंगल में मिलेगी, वैसी माउंटेन में नहीं मिलती, वहाँ पे अलग टाइप की मिलती है। तो ये चीज़ होगी, एक इकोसिस्टम हो जाएगा। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया अपने आप में। पॉन्ड में देखो, जो तालाब में जो आपको जो प्लांट मिलेंगे वो अलग टाइप के होंगे, एक्वेटिक प्लांट होंगे, और उनको मछलियाँ खाएंगी, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी। ऐसे एक इकोसिस्टम में ये इसमें बन जाएगा, पॉन्ड में बन जाएगा। तो जैसे पॉन्ड का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि, और पॉन्ड में भी देखो, जैसे ये तो फ्रेश वाटर होता है, पॉन्ड में जो पानी होता है स्वीट मीठा पानी होता है, इसको मीठा पानी बोला जाएगा। जबकि जो समुद्र में पानी होता है वो खारा पानी। तो खारे पानी में अलग टाइप का इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे प्लांट उस तरह के होंगे, और जो वहाँ पे जितने भी लिविंग बींग होंगे वो उस डिफरेंट टाइप के होंगे। तो सब अलग अलग टाइप के इकोलॉजिकल सिस्टम हो गए ना। अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट मैंने भी बता दिया आपको, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट।
तो समझ में आया बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लिविंग बीइंग है, लिविंग जो है उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये तो हो गए लिविंग कंपोनेंट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक ये हो गए नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, पीएच, ये सब हो गए ये बायोटिक। कौन से बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक यानी कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, जो मैंने अभी बताया थे ना आपको टाइप्स, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक अलग हो जाएगा, ग्रास लैंड इकोसिस्टम अलग हो जाएगा, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, रिवर, ओशियन, पॉन्ड, ये सब अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम। अलग अलग टाइप की क्यों है ये, क्योंकि हर एक में जो लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग है वो अलग अलग टाइप के हैं, तो ये अलग अलग टाइप की इकोलॉजिकल सिस्टम हो जाएंगे इस तरह से। और दूसरा बेसिस इनका इकोलॉजिकल सिस्टम को डिवाइड करने का होता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे रिवर, रिवर को किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया क्या, नहीं बनाया, उसकी इकोलॉजिकल सिस्टम को किसी ने बनाया, नहीं बनाया, अपने आप एग्जिस्ट करता है। डेजर्ट को किसी ने बनाया, किसी ह्यूमन नहीं, अपने आप। माउंटेन अपने आप करते हैं, जैसे फॉरेस्ट अपने आप एग्जिस्ट करता है। तो ये जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरे टाइप का जो इकोसिस्टम वो आर्टिफिशियल इकोलॉजिकल सिस्टम। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, यानी कि इसमें ह्यूमन ने जिसको बनाया है, जैसे कि एक हो गया एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने देखा, एक्वेरियम होता क्या है, एक्वेरियम क्या होता है, इसमें मछलियाँ लाके आप जो कांच के ऐसा एक ये रहता है, इसमें लाके आप मछलियाँ रख देते हो, उसको बोलते हैं ये एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या है, ये पूरी तरह से ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है पूरी तरह से। इसको आप इसको लेके आए हो कांच के बॉक्स को, उसमें मछलियाँ रखी हैं आपने और पानी डाल दिया, और पानी में आप डालते हो फूड, उनके लिए फूड डालते रहते हो ना, और टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पानी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बताइए बच्चों, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा बच्चों, आप इसका पानी चेंज नहीं करोगे तो पानी में क्या होता जाएगा, पानी में जो आप खाना डालोगे वो उसमें से कुछ तो मछलियाँ खा लेंगी, कुछ नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, सड़ने लगेगा, अच्छी बात है। दूसरी बात, ये खा रहे हैं तो इनको निकालेंगे भी, मछलियाँ निकालेंगे यानी कि टॉक्सिक बना देंगे इसको, जो वेस्ट निकलेगा इनका, जो वेस्ट ये निकालेंगे खाने पीने के बाद, वो वेस्ट इसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो इस तरह से ये पानी हो जाएगा टॉक्सिक। यदि आप इसको एक टाइम के बाद चेंज नहीं करोगे तो मछलियाँ इस टॉक्सिक की वजह से मरने लगेंगी, तो आपको इस एक्वेरियम का पानी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। और इसमें जो ऑक्सीजन है वो आपको बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक पंप लगाना पड़ेगा जिससे कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर पानी में देनी पड़ेगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, सॉरी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। और नेचुरल इकोसिस्टम ये दो टाइप का देखो, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड बेस्ड है, जितने भी ज़मीन पे जो इकोसिस्टम है ना उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल के अंडर ही आएगा, क्योंकि नेचुरल या किस करता है, इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया, ह्यूमन इनको खराब कर रहा है पर इसको बनाया नहीं है। फॉरेस्ट को अपन खराब करते जा रहे हैं ना, पेड़ काट काट के वहाँ पे रेजिडेंस बना के फॉरेस्ट को खराब करते जा रहे हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है नेचुरल इकोसिस्टम का ही पार्ट है, जो ह्यूमन ने बनाया नहीं है पर ह्यूमन इसको खराब कर रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो देखो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पर मिल रहा है, कौन कौन सी इकोसिस्टम, डेजर्ट जमीन में मिलते हैं, ग्रास लैंड जमीन में मिलती है, ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान जो होते हैं, फॉरेस्ट जंगल ये भी नेचुरल है, माउंटेन ये भी नेचुरल जमीन पर मिलते हैं। फिर आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो वाटर में मिलते हैं। तो वाटर में रिवर वाला हो सकता है, पॉन्ड वाला हो सकता है, रिवर पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गई, रिवर पॉन्ड लेक्स हो गई, और सी हो गया। ये सब इकोसिस्टम कैसे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि पानी में जो इकोसिस्टम है वो वाले, रिवर हो गई, नदियाँ हो गई, ये पॉन्ड्स हो गए, और ये लेक्स हो गई, और ये सी हो गए, ये सब इकोसिस्टम कैसे हैं, एक्वेटिक। फिर होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि मैन मेड है बच्चों, इसको ह्यूमन ने ही बनाया पूरी तरह से, और वही इनको मेंटेन करता है। जैसे कि क्रॉप फील्ड, एग्रीकल्चर लैंड जिसको बोलते हैं क्रॉप फील्ड, वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए। गार्डन भी किसने बनाया, गार्डन भी बनाया ह्यूमन ने, तो ये हो गया। पार्क भी किसने बनाया, ह्यूमन ने, तो ये भी एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम ये भी कौन खरीद के लाया, ह्यूमन, तो ये भी ह्यूमन मेड हो गया। पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से किसने बनाया, ह्यूमन मेड है, तो ये भी हो गया आर्टिफिशियल। जू में भी जंगली जानवर मिलते हैं और जंगल में भी जंगली जानवर मिलते हैं, पर जू में जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनको कौन मेंटेन कर रहा है, ह्यूमन, उनको खाना खिला रहा है, उनसे डांस करवा रहा है, बंदर से कहता है नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा, तो ये कौन करवा रहा है, जू में ह्यूमन भी करवा रहे हैं ना, उनको खाना खिला रहे हैं, पूरा अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। जबकि जंगल में वो आराम से खुले घूमते रहते हैं, अपना खाना अपने आप खाते रहते हैं, तो वहाँ पे तो वो नेचुरल इकोसिस्टम हो जाएगा, वो नेचुरल हो जाएगा, जब फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम नेचुरल के अंडर आता है। बट जू में भी मिल रहे हैं ये जितने भी जंगलों में जानवर पाए जा रहे हैं उनको जू में लाया जाता है, पर उसको मेंटेन कौन कर रहा है, ह्यूमन, तो इसीलिए वो हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट पता है आपको, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग जितनी भी चीज़ है वो, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो लिविंग की तीन टाइप हो सकते हैं आप, एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, थर्ड होते हैं डीकम्पोजर। और अब इनके बारे में बात करेंगे अभी। अबायोटिक की बात करते हैं। अबायोटिक में एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड यानी कि हवा हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेन, सॉइल, ये सब अबायोटिक सिस्टम। बट इनकी बगैर बायोटिक जिंदा रह सकते हैं या हवा के बगैर कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर पाएगा, सबको सांस लेने के लिए सांस है मैं तेरी एयर मिलेगी तभी मुझे सांस आएगी,
समझ रहे हो, एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, मतलब इनके बिना ये जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब अबायोटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बायोटिक वालों को यानी कि लिविंग को ये नॉन लिविंग चीज़ें मिलनी चाहिए, नहीं तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगी। जैसे टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम हो गया तो सब चले जाएंगे, खलास, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा अपने साथ ह्यूमन बींग के साथ मुझे लग रहा है प्रोबेबली 30 से 40 साल में होने वाला है। अपन साफ होने वाले हैं धरती से। जिस तरह से दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, अपन एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको एकदम पॉल्यूट करके रख रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन भी तो हो ही चुकी है, उसके अलावा कंजप्शन इतना बढ़ चुका है कि टेम्परेचर कंजप्शन की वजह से धीरे धीरे जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, मीन सी लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, तो ये आपको चीज़ें मुझे बताना बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत जरूरी हो गया है। रेन का भी पैटर्न देखो, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जो रेन प्रॉपर जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं होती, उसकी इधर उधर होती है, और होती है तो कभी तो एकदम कम होती है, कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। समझ लो, रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अगर अपन जी नहीं पाएंगे ढंग से, यदि रेन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया जिस तरह से अभी हो रहा है, कभी टाइम से रेन नहीं होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। सॉइल का एक फिक्स पीएच होना चाहिए, यदि इस पीएच से कम ज़्यादा हो गया तो सॉइल में दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट में 3 टाइप है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। अब इनकी बात करते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके पास खुद की किचन होती है। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूसर याद करो इस चैप्टर को, प्रोड्यूसर को पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? हाँ, याद करो, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे जितने सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके बारे में बात करी थी, वो सब किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं प्रोड्यूसर। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये लेते हैं सनलाइट, और सनलाइट का यूज़ करके, और इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स हो गए। ओके, अब इन प्लांट्स को कोई खाएगा भी, खाएगा भी, वो हो जाएंगे कंज्यूमर। जो प्लांट को खा रहे हैं वो हो जाएंगे कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर सिर्फ प्लांट को खाने वाले नहीं होंगे, पर कंज्यूमर क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है। अब हो सकता है कई तो होते हैं जो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, जो अभी अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, ये सब चीज़ क्या होती है। पर कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। या तो किसी इन पे डिपेंडेंट होंगे प्रोड्यूसर से, या प्रोड्यूसर्स पे नहीं होंगे तो किसी दूसरे कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होंगे। जैसे कि ये प्रोड्यूसर हुआ अपना प्लांट को खा गया डियर, तो डियर भी क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, क्योंकि ये ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, प्लांट खा रहा है, तो यानी कि कंज्यूमर हो गया। बट एक दूसरा कंज्यूमर हो गया लाइन, शेर किसको खाएगा? डियर को खा जाएगा, तो ये भी कंज्यूमर है और डियर भी कंज्यूमर है, दोनों ही कंज्यूमर है। बट ये डियर क्या कंज्यूम कर रहा है? इन प्रोड्यूसर्स को, और लाइन किसको कंज्यूमर कर रहा है? इस वाले डियर को। तो कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इससे समझ में आया ना भी। एक तो कंज्यूमर डियर है जो प्लांट को खा रहा है, एक दूसरा कंज्यूमर लाइन है जो डियर को खा रहा है। तो दोनों ही कंज्यूमर है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रही है, बट डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर। अब तीसरे टाइप के जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं डीकम्पोजर, ये क्या करते हैं? इस सबको खा जाते हैं। जैसे कि यदि प्लांट टूट गया, फूट गया और ज़मीन में मिल गया, तो ये इनको डीकम्पोजर, इनको सड़ा के एकदम और धरती में मिला देंगे। ऐसे यदि डियर यानी कि हिरण मर गया किन्हीं कारणों से, यदि उसको शेर ने नहीं खाया और वो मर गया नेचुरल मौत, तो उसको डीकम्पोजर एकदम क्या करेंगे? डीकम्पोज कर देंगे, यानी कि उसको एक टाइप में तोड़ देंगे और उससे मिनरल्स वगैरह बनाएंगे, और मिनरल वगैरह चले जाएंगे सॉइल में, और सॉइल से ये मिनरल ले लेगा प्लांट, तो वापस प्लांट ग्रो हो जाएगा और मिनरल को यूज़ करें। ठीक है, यदि लाइन भी मर गया, लाइन शेर भी मर गया और पड़ा हुआ है, तो डीकम्पोजर इसको भी डीकम्पोज कर देंगे, और इससे भी मिनरल और जितनी भी चीज़ें प्लांट को चाहिए होती हैं, जो कि वो जिससे लाइन से बना सकते हैं, उनको बना डालेंगे। डीकम्पोजर ने न्यूट्रिएंट्स बना डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो इस तरह से डीकम्पोजर अपना काम करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? डीकम्पोज करने का काम करते हैं। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर ये लिखा हुआ है, देखो, जैसे कि देखो, सबसे पहले प्लांट्स हैं। प्लांट्स को क्या बोला जाएगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खाना अपना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स कैसे बनाते हैं? सनलाइट लेंगे, इनके पास क्लोरोफिल है और ये अपना खाना खुद बना लेंगे। अच्छा, बना लो भाई, कोई बात नहीं। अब प्लांट्स को खा गया ये, प्लांट्स को खाएगा डियर। तो ये डियर तो नहीं है, ये इसको क्या बोलेंगे? ये बारहसिंगा जिसको बोलते हैं। तो ये देखो, ये इसको क्या खाया? किसने खाया? इसने खाया प्लांट्स को, तो ये हो गया कंज्यूमर। पर ये कौन सा कंज्यूमर हुआ? ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ? क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर ये आया कौन? ये फॉक्स है, लोमड़ी, भेड़िया, ये भेड़िया। इसने क्या किया? इसने इस डियर को खा लिया, तो ये भी कंज्यूमर हुआ, पर ये कौन सा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि उसने जो प्राइमरी वाला था उसको खाया। अब इसको भी खाने वाला कोई है तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर आ जाएगा टर्सरी कंज्यूमर, जो तीसरे लेवल पे आएगा। समझा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे करके 3-4 लेवल तक ये हो सकते हैं। कोई दिक्कत? और मैंने प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल तो दे दिए। ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोले जाते हैं, वो सब हो जाएंगे अपने प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर तो बच्चों में आपको बता ही दिए, कंज्यूमर में भी कितने टाइप्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे अभी। कंज्यूमर में टाइप देखेंगे, पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर समझने से पहले देख सकते हैं। प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस और सिंथेसाइज फूड इन एन इकोसिस्टम, तो प्रोड्यूसर तो समझ आ गया, इनके एग्जांपल भी ये दे रखे हैं। कंज्यूमर्स ये डिपेंडेंट होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टू फुलफिल देयर फूड डिमांड, अपनी फूड डिमांड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि इनमें भी कंज्यूमर्स के 3 टाइप हो सकते हैं, एक हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो वेजिटेरियन, जो मतलब
खाने में क्या खाते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि डियर, जैसे कि काव, जैसे कि बफेलो, ये सब किसी लिविंग बीइंग को खाते हैं, पर वो लिविंग कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सिर्फ ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये होते हैं हार्बीवोर्स। कार्निवोर जो केवल लिविंग बीइंग्स को, यानी कि वो जो खाएंगे, वो किसको खाएंगे, वो खाएंगे बच्चों एनिमल वेस्ट डाइट खाते हैं। देखो हार्बीवोर्स तो प्लांट वेस्ट डाइट खाएंगे, प्लांट वेस्ट डाइट, जबकि ये खाएंगे एनिमल वेस्ट डाइट, यानी कि देखो जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, ये सब किसको खाते हैं, ये किसी एनिमल को खाते हैं। ये होंगे कार्निवर्स, इनको बोला हर्बीवर्स मतलब शाकाहारी, कार्निवर्स मतलब मांसाहारी, ओमनिवर्स मतलब सर्वहारी। ये इनको जो मिल जाएगा उसी को खा लेंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग प्लांट बेस्ड डाइट भी खाते हैं, और किसी मुर्गा बकरा वगैरह भी चबा डालते हैं ये, तो ये ओमनिवर्स होते हैं, यानी कि सर्वहारी दोनों चीज़ खा सकते हैं। और दूसरा जैसे कि कैट क्या करती है, दूध भी पी लेती है, और मौका मिला तो ये चूहा भी खा लेती है, मौका मिला तो चूहा भी खा लेती है और दूध भी पी लेती है। ऐसे ही डॉग भी क्या होता है, डॉग को यदि रोटी खिलाओगे तो रोटी भी खा लेगा, पर मौका मिलेगा तो चिकन की दुकान पर जाकर चिकन भी खा लेगा, तो ये ओमनिवर्स हो गए। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक किसको बोला जाता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मोड पे चलते हैं, ऑटो, इनको किसी की जरूरत नहीं है, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर होते हैं हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर थर्ड आते हैं डीकम्पोजर, ये क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे दूसरों को, इनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे की जैसे कि कोई मर जाएगा, जैसे कि डियर मर गया, कोई हिरण मर गया, अब इसकी बॉडी पे ये आ जाएंगे डीकम्पोजर, आसपास में मिट्टी में रहते हैं, डीकम्पोजर इसकी बॉडी पर आने इकट्ठा हो जाएगा और इसकी बॉडी को डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, और डीकम्पोज करके इनसे बनाएंगे मिनरल, और मिनरल मिल जाएंगे मिट्टी में, और मिट्टी से मिनरल ले लेगा पेड़, और वापस पेड़ ग्रो हो जाएगा, ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। तो देखो सेप्रोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी पे ये जाते हैं, और देखो अपना खाना कैसे बचाते हैं, सबसे पहले खाना अंदर खाते हैं, और अंदर बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, तब जाके खाना पच जाता है, जबकि इनकी प्रोसेस उल्टी है। ये क्या करेंगे, ये किसी इस पे बैठे हुए हैं, डियर पे बैठे हुए, तो ये अंदर से एंजाइम निकालेंगे बाहर, अंदर से एंजाइम बाहर निकालेंगे, और बाहर खाने को पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे बाहर ही, उसके बाद डाइजेस्ट किए हुए खाने को अंदर खाएंगे। समझ रहे हो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं, इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं, मतलब पहले अंदर से केमिकल रिलीज करेंगे, उस केमिकल से जो बाहर पड़ा हुआ खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तब उसको अंदर ले जाएंगे, डाइजेस्ट किए हुए खाने को अंदर ले जाएंगे। इस तरह से ये डिकम्पोजर काम करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग दे लेते हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है बच्चों, कैसे काम करता है, तो बताओ कैसे काम करेगा। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और मिनरल्स की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर इनको खाते हैं कंज्यूमर्स, कैसे, उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्यों, द कंज्यूमर्स ईट अ प्लांट्स एंड अदर एनिमल एज फूड, सो एनर्जी इज ट्रांसफर टू रेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने ये प्लांट बेस्ड डाइट खा ली। अब इनको खाने वाले भी कोई कंज्यूमर होंगे, उनको बोला जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। इनको खाने वाले भी कोई कंज्यूमर होंगे, उनको बोला जाएगा टर्नरी कंज्यूमर। इनको खाने भी कोई होंगे, उनको बोला जाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर। इस तरह से ये कंज्यूमर का सिलसिला चलता ही रहेगा। अब कोई भी कंज्यूमर हो लास्ट में तो इन सबको डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करके मिनरल वगैरह बना लेंगे, और मिनरल वगैरह को फिर वापस प्रोड्यूसर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन इज ए लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट द सीक्वेंस इन विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ईट द अदर एंड बिकम्स ए सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर इन एन इकोसिस्टम। ये क्या बोल दिया सर, ये क्या बोल दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो देखो फूड चेन क्या होती है, एक लीनियर सीरीज होती है, जिसमें एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि सीक्वेंस की बात कर ही लेते हैं आज सीक्वेंस की बात हो ही जाए। जैसे कि ये ट्री है, ये प्यारा ट्री को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने, तो ये एक सीरीज़ बनी, और सीरीज में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि डियर किस पे डिपेंडेंट है, ट्री पे, और लाइन किस पे डिपेंडेंट है, डियर पे। ठीक है, एक सीरीज ये बनी। दूसरी सीरीज ये भी बन सकती है, फ्लावर, फूल है, फूल को खा गई मक्खी, अब रेन खिलाया फूल को ले गया। फिर इसके बाद ये चला फ्रॉग के पास, फ्रॉग इसको फ्लाई को खा गया। फिर फ्रॉग को खा गया स्नेक खा गया, स्नेक को खा गई ईगल। तो ये भी एक फूड चेन बनी, और कैसे डिपेंडेंस है ये दिखा रहे हैं। तो ये जो चेन बन रही है इसी को बोला जाता है फूड चेन। और दूसरी चेन जैसे कि देखते हैं, एक एक्वेटिक सिस्टम की देखते हैं। एक्वेटिक सिस्टम में भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश जो बेचारी शाकाहारी हैं, यानी कि जो प्लांट बेस्ड डाइट खाती हैं उन्होंने। फिर इनसे बड़ी मछलियाँ आएंगी, लार्ज फिशेज, इनको छोटी मछलियों को खा जाएंगी, लार्ज फिश इनको खा गई। फिर इसके बाद जो बर्ड्स होती हैं, जो कई सारे बर्ड्स आपने देखे होंगे, वो क्या करती हैं, बड़ी मछलियों को उठा के खा जाती हैं। तो इस तरह से ये जो भी चीज़ें मैंने ये भी जो तीनों आपको चेन दिखाई, इन्हीं को बोला जाता है फूड चेन। फूड चेन का एक एग्जाम्पल देखो, मेज़ यानी कि मक्के को खा गया ये लोकस्ट खा गया, इसको प्राइमरी कंज्यूमर। लोकस्ट को खा गया लिजर्ड, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। और लिजर्ड को खा गया स्नेक, ये हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। फूड चेन हो गई। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल इट इज़ द पोजिशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सर, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा।
तो क्या बोला गया यहाँ पे, इट इज़ द पोजीशन, ये स्थिति होती है, एक पोजीशन होती है एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है इनकी फूड चेन में जो भी, देखो अब इस एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले ये मेज था, इसको बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल 1, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसको बोला जाएगा। ये कौन सी पोजीशन पर है इस फूड चेन में, फर्स्ट पोजीशन पे, इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर उसके बाद ये आया टेड्डा, ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये सेकंड ट्रॉपिक पोजीशन पे, ये किस पे, थर्ड ट्रॉपिक पोजीशन पे, ये किस पे, फोर्थ ट्रॉपिक पोजीशन पे। तो इनकी ट्रॉपिक पोजीशन यही होती है कि ये उस चेन में कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, इट इज़ द पोजीशन एंड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन ए फूड चेन, किसी भी फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे लाई कर रहा है उसी चीज़ को उसकी ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। तो ये किस लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, ये फोर्थ पे, इस तरह से ट्रॉपिक लेवल भी हो गया। अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब देखते हैं बच्चों, अभी जो फूड चेन देखी अपन ने वो देखी थी जो कि यहाँ पर पाई जा रही थी लैंड वेस्ट फूड चेन थी। अब एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं कुछ, और एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, मतलब जो, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एक्वेटिक में आते हैं वो उनको बोला जाता है फाइलोप्लैंक्टन। फाइलोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये जैसे कि अपने प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स ऐसे ही ये फाइलोप्लैंक्टन्स है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे कि धरती पे प्लांट बोला जाता है उनको, तो उनको जो एक्वेटिक चीज़ में, एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर फाइलोप्लैंक्टन अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो ये कौन से ट्रॉपिक लेवल पर, ट्रॉपिक लेवल 1 पर। अब इनको जो खाते हैं, इन प्लांट्स को जो खाते हैं उनको बोला जाता है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये इनको खाते हैं, ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ये किस लेवल पर आएंगे, ट्रॉपिक लेवल 2 पर आएंगे। फिर इनको खाएंगे स्मॉल फिश, इनको बोला जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर ये थे, ये सेकेंडरी, ये किस ट्रॉपिक लेवल पाएंगे, 3 पर। स्मॉल फिश को खाएंगी बिग फिश, लार्ज फिश, ये आएंगे ट्रॉपिक लेवल 4 पर आएंगे, और इनको बोला जाएगा टर्शरी कंज्यूमर इनका बोला जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि लैंड वेस्ड इकोसिस्टम में कौन मिलते हैं, ग्रीन प्लांट्स मिलते हैं। अब ग्रीन प्लांट के ऊपर जितने भी सोलर एनर्जी गिरती है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, एक प्यारी बात बताओ कि इस ज़मीन पे, इस जहाँ में, इस धरती पर जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है, वो है बच्चों अपने सूर्य देवता, जिनको भी बोला गया है, यानी कि सन है, सन। वो क्यों है, क्योंकि बच्चों सन नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे, और प्लांट ग्रो नहीं हुआ तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। अब सोच रहे हो कि जो मीट खाते हैं उनको तो खाना मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, मीट किसकी खाई जाती है, मीट जिनको मीट के रूप में खाते हो वो तो प्लांट खाते हैं ना बच्चों। यदि वो प्लांट नहीं खा पाएंगे तो मीट वाले भी नहीं जी पाएंगे। जैसे कि लाइन, आप सोच रहे हो शेर तो सर जिंदा रह जाएगा यदि सन नहीं भी होगा तो, नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि लाइन जिसको खाता है वो तो प्लांट खाता है, इसीलिए प्लांट सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस अर्थ पर, वो है सन। अब देखते हैं ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स पर जितनी भी सनलाइट, यानी कि सन जितनी भी एनर्जी एक प्लांट पर गिरती है उसका ओनली 1% यूज़ कर पाता है। उस 1% सनलाइट का यूज़ करके जो भी इसकी पत्तियों पे जितनी भी टोटल सनलाइट गिरती है उसका 1% यूज़ करके अपना खाना बना लेता है और इससे एनर्जी गेन कर लेता है। जैसे कि मान के चलो, इस एक पेड़ है, ये प्यारा पेड़ है, ये पेड़ हो गया। अब इस पर गिरी जैसे कि 500 किलोजूल एनर्जी, तो ये 500 का 1% ही यूज़ कर पाएगा। 1% का मतलब हो गया 5 किलोजूल, यानी कि इस पर गिरी टोटल 500 किलोजूल, बट ये 5 किलोजूल ही यूज़ कर पाएगा क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये किसने दिया था, रेमंड्स लिंडमेन ने दिया था 1942 में। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट की तो कहानी अलग है, इसने तो 1% सन की एनर्जी यूज़ कर ली और अपना खाना बना लिया। यहाँ पे नहीं लगता ये लिंडमेन लॉ, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा प्लांट से आगे। तो प्लांट से आगे जैसे कि आया डियर, प्यारे डियर को खाया टाइगर ने। अब जैसे कि अब मान के चलो कि टोटल इस प्लांट पे जो एनर्जी गिरी थी उसको मान के चलते हैं, हाँ, अभी कितनी थी, अभी कितनी बताई थी मैंने, 200 किलोजूल बताई थी ना, हाँ 200 किलोजूल। तो 200 किलोजूल का मतलब हो गया इतनी जूल, टोटल इतनी जूल एनर्जी इस पर गिरी थी, और इसने इसका यूज़ करके 1% यूज़ करी और मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ये यूनिट बड़ी लग रही। तो इसके पास है टोटल 2000 जूल एनर्जी, ठीक है, 2000 जूल एनर्जी है इसके पास।
अब देखो, अब आगे जो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है ओनली 10% कर सकता है, मतलब 2000 का 10% डीयर को मिलेगा। इसके पास यदि 2000 जूल एनर्जी है तो 2000 जूल का 10% कितना होगा, इसमें से एक जीरो उड़ा दो, सिर्फ एक जीरो उड़ा दो, यानी कि 200 जूल इसको मिलेगी। अब जो टाइगर को मिलेगी इसका 10% मिलेगी डीयर का, तो डीयर के पास कितना है 200, तो इसको मिलेगी 20। एक जीरो उड़ाते जाओ 10% करने के लिए। देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10% का मतलब एक्चुअली में होता है 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो, यही तो हुआ। जैसे 2000 में 10 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 200, 200 में 10 का डिवाइड करोगे क्या जाएगा 20। इस तरह से एनर्जी का। अब देखो, आप अपने दिमाग से सोच के मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो कितने तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 या 5 तक। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखो, हर हर जब जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पा रही है। यदि 5 से ज़्यादा भी ट्रॉपिक लेवल हो गए तो लास्ट वाले को 6-7 ट्रॉपिक लेवल को तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, मिलेगी नहीं ना एनर्जी, उसको तो एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो ये तो उसके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं ना इसको। इसीलिए सिर्फ ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो 4 या 5 तक एग्जिस्ट करते हैं। समझना, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं जनरली 4 या 5 तक एग्जिस्ट करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन वेरी इजी, रीजन इज़ वेरी इजी। क्या रीज़न है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और यदि ऐसे ही 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई तो 5th या 6th ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ओनली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल तक मिलते हैं। अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब, वेबसाइट नहीं है ये, फूड वेबसाइट नहीं है, वेब है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क होता है ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन द इकोसिस्टम। ये क्या होगा, ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया। देखो देखो, बात करते हैं इसकी। जैसे कि अभी मैंने देखा मेज़, मेज़ यानी कि मक्की का पेड़ था। मक्के के पेड़ ने खाया, मक्के को पेड़ को खाया ग्रास हॉपर ने, इसको टिड्डा बोलते हैं आम भाषा में, ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर को देखो रैबिट भी खा सकता है, इसको फ्रॉग भी खा सकता है, अच्छी बात है। अब रैबिट को स्नेक भी खा सकता है, और रैबिट को खा सकता है ईगल भी खा सकता है, डायरेक्ट ईगल, और इसको वुल्फ भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब फ्रॉग आया अपना, फ्रॉग को ड्रैगन, अच्छा 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 अच्छा, फ्रॉग है अपना, फ्रॉग को ईगल डायरेक्ट खा सकता है, ईगल, और यहाँ फिर इसको स्नैक खाए और स्नैक को फिर ईगल खाए, ऐसे करके हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई प्लांट था, ये कोई प्लांट था, प्लांट पे था फ्लावर, फ्लावर को बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को खा गए कौन, ड्रैगन फ्लाई, या फिर इसको खा गया कौन, फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग को मैंने अभी बताया था, फ्रॉग को कौन कौन खा सकता है, ईगल खा सकती है, या फिर स्नेक खाए, स्नेक को फिर ईगल खा जाए, अच्छी बात है। तो इस तरह से सारी चीज़ें क्या इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन का। फूड चेन जैसी मैंने अभी दिखाई थी, जिसमें जैसे कि प्लांट था, प्लांट को डियर खा रहा था, डियर को लाइन खा रहा था, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता ना एक्चुअल लाइफ में। प्लांट को सिर्फ डियर खाएगा थोड़ी, डियर के अलावा बहुत सारी चीज़ें वो खाएंगी, काऊ भी खा सकती है, बफेलो भी खा सकती है, रैबिट भी खा सकता है। अब फिर रैबिट को भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉक्स खाएगी उसको, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो खा सकते हैं। ऐसे जो डियर है, डियर को सिर्फ लाइन खाइए जरूरी नहीं है, लाइन के अलावा भी खा सकते हैं। फिर उनको अलग अलग चीज़ें खा सकती हैं। ऐसी लीनियर चेन नहीं बनती एक्चुअली में, जो एग्जिस्ट करती है एक्चुअली में जो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है, एक डायरेक्ट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। यदि ऐसा होता तो अब तक, यदि इन जैसे यदि फूड चेन एग्जिस्ट करती तो यदि डियर खत्म हो गए, यानी कि हिरण खत्म हो गए, तो बच्चों लाइन भी खत्म हो जाती, क्योंकि लाइन से डियर खा सकता है तो लाइन भी चला जाता। बट ऐसा नहीं होता, लाइन से डियर नहीं, डियर के अलावा भी चीज़ें खा सकता है, इसीलिए ये फूड चेन चलती रहती है अनवरत। समझ में आया, तो ये नेटवर्क की फॉर्म में। तो फूड चेन वर्सेज फूड वेब की यदि बात करें, यदि दोनों को कंपेयर करें तो क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर 1, फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। लिखो इसको, लिख लो, ये क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स another organism टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जबकि क्या होता है, ये क्या फूड वेब क्या होता है, ये होता है नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन, नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन, ये इसका नेटवर्क होता है। दूसरी जो प्यारी बात है इनमें, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉपिक लेवल, ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि लीनियर सीक्वेंस होता है ना, तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल वाला होगा वो सिर्फ ऐसे सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। यही तो फूड चेन में यही बात बताई थी। जबकि फूड वेब में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन
मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी अच्छी बात है, इसमें मल्टीपल टाइप होते हैं जबकि इसमें सिंगल टाइप होते हैं। थर्ड जो केस है वो ये है कि फूड चेन में क्या होता है, इसमें सिंगल चेन होती है, सीधी चेन होती है, सिंगल चेन। इसमें क्या होती है, मल्टीपल चेन एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल चेन। फोर्थ की बात करें, इसमें देखो, इसमें यदि एक भी बीच में से कोई रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी मैंने बताया ना, डीआर यदि खत्म हो गया तो लर्न भी खत्म हो जाएगा। वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब होल चेन। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें यदि एक आध गायब भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो दूसरी चीज़ खा लेगा। रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट कॉज मच डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम, यदि इनमें से बीच में से एक आध गायब भी हो गया तो कोई बात नहीं, ये फूड वेब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत। अब एक चीज़ आती है बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन बॉडी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। चलो देखते हैं क्या बात कह रहे हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि कोई टॉक्सिन सब्सटेंस है, अब ये टॉक्सिन्स आएंगे कहाँ से, जैसे कि अपन क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि इसमें पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो क्या करते हैं ताकि उनमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लग जाए, अपनी फसल खराब नहीं हो जाए, उसकी वजह से पेस्टिसाइड डाल देते हैं। अच्छी बात है, डाल दिए। पर वो क्या होते हैं, वो फूड में मिक्स होकर अपनी बॉडी में पहुंचते हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो आगे ट्रांसफर होते जाते हैं उनकी अमाउंट बढ़ती जाती है। जैसे कि क्रॉप से निकल के ये किसी रिवर में पहुँच गए, या फिर हो सकता है कोई फैक्ट्री से केमिकल रिवर में पहुंच गए। अब इन रिवर के जो प्लांट्स होंगे, रिवर के प्लांट्स में पहुंच गए, क्योंकि रिवर के प्लांट्स तो रिवर का पानी यूज़ करेंगे ना खाना बनाने के लिए, तो रिवर के प्लांट्स, इन प्लांट्स को खाया स्मॉल फिश ने, ठीक है। अब जैसे ये प्लांट्स स्मॉल फिश में पहुंचेंगे तो इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ये वाले प्लांट को नहीं खाएगी, इसमें बहुत सारे प्लांट उनको खाती जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये टॉक्सिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। अब इस छोटी मछली को खाया बड़ी मछली में भी अब इसमें और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी टॉक्सिन्स की। अब बड़ी मछली को कोई आदमी आया, कोई ह्यूमन आया, उसको पकड़ के ले गया और खा गया। अब ये ह्यूमन एक मछली नहीं खाएगा, ये बहुत सारी मछली खा रहा है, तो इसके अमाउंट इसमें टॉक्सिन्स की अमाउंट और बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, तो ट्रॉफिक लेवल 4 में टॉक्सिन्स होंगे वो अमाउंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ट्रॉफिक लेवल 3, और ट्रॉफिक 3 में जो लेवल होगा इनका टॉक्सिन्स का वो ज़्यादा होगा 2 से। तो ऐसे जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं टॉक्सिन्स की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब टॉक्सिन की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होने को बोला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। और ये टॉक्सिन होती हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायो अनडिग्रेडेबल होते हैं, इनकी बात बाद में करते हैं क्या होता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, अभी तक मैंने पढ़ाया उसी का रिवीजन मान के चलो इनको। तो ये क्या पॉइंट है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कहने का मतलब, प्लांट को खाया डियर ने, तो डियर को एक बार एनर्जी मिल गई ना, इससे प्लांट से एनर्जी डियर को मिल चुकी है। अब ये डियर चाहे तो प्लांट को एनर्जी वापस ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है डियर को मन हुआ कि यार प्लांट तुझसे एनर्जी ले ली पड़ेगी, यार बड़ा दुख हो रहा है मुझे, ले मैंने तुझसे कल 200 जूल एनर्जी ली थी, ले आज तू मैं तुझे 10% लौटा देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक बार एनर्जी तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, और डियर को खा लिया लाइन ने, तो लाइन ने जितनी एनर्जी डियर से ले लिया वो वापस लौटा नहीं सकता। मतलब एनर्जी का फ्लो यूनिट डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में ही होगा। प्लांट से डियर को मिल गई तो मिल गई, अब डियर से लाइन को मिल सकती है वापस, प्लांट को नहीं मिल सकती, यूनिट डायरेक्शन फ्लो होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 स्टेप। जो फूड चेन होती है उसमें 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसका रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बच्चों, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो आप खुद ही दिमाग से सोचो कि यदि 4 या 5 लेवल से ज़्यादा हुए तो क्या तांडव मच जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इन फूड चेन हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पे होती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी ना, तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास। प्राइमरी कंज्यूमर के पास तो इसकी 10% ही जाएगी, और फिर सेकेंडरी के पास तो इसकी भी 10%, यानी कि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, जो लास्ट में होगा ट्रॉफिक लेवल में, सबसे ऊपर होगा, उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन केमिकल्स होती है वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे। क्यों जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है बायोमैग्निफिकेशन यानी कि टॉक्सिन्स की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। तो जो एनर्जी का सीक्वेंस है उससे उल्टा सीक्वेंस है बायोमैग्निफिकेशन की कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसमें सबसे कम ये होंगे। ठीक है, समझ में आया। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास है, प्रोड्यूसर्स के पास। टॉक्सिन सबसे ज़्यादा किसके पास है, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, उसके पास। अब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या है अपने पास और उनका मैनेजमेंट क्या है। तो अभी तो अपन 2 प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपने आजकल एक टर्म सुना होगा जिसका नाम है बच्चों कि अपना जो एनवायरनमेंट है डे टू डे क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है बच्चों।
ये ख़राब होता जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, वाटर मीन सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर हर साल आपने देखा होगा बढ़ता जा रहा है, एसी की रिक्वायरमेंट हर गर्मियों पड़ती है ना, तो ये किसकी कर्मों का परिणाम है? ये अपने ही कर्मों का परिणाम है बच्चों। अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से एनवायरनमेंट अपना ख़राब होता जा रहा है। एनवायरनमेंट अपना ख़राब होता जा रहा है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करोगे और इसको ढंग से पढ़ोगे, और ह्यूमन बीइंग क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, ये भी आपको पढ़ना है। पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको कि एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ह्यूमन बीइंग इसको कैसे बढ़ा रहे हैं, डे टू डे कैसे बढ़ाते हैं। और प्रॉब्लम भी किसके लिए होने वाली है? अपने लिए ही होने वाली है बच्चों। प्रॉब्लम भी अपने लिए हो रहा है, और प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? अपन ही कर रहे हैं। सोचो, इसी को बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को बोला गया बच्चों, कि अपना एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो भी अपने को ही झेलना पड़ेगा। एक अब इस वाली जनरेशन को, तो नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, उसके नेक्स्ट जनरेशन को, इस तरह से ये दिक्कत तो आने वाली है एनवायरनमेंट में। इसको नाम दिया गया, एक इंटरनेट पे टर्म सर्च करना, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सर्च करना और साथ में सर्च करना पॉसिबल रीजन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। पॉसिबल रीजन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के क्या क्या रीजन जो अपनी एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है, वो अपने को दो प्रॉब्लम पढ़नी है। एक है ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन, एंड सेकंड है मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज यानी कि जानते हो ना गार्बेज क्या होता है? गार्बेज नहीं जानते हो? गार्बेज तो जानना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो एनर्जी का पिरामिड होता है ना, वो ऐसा बनता है, अपराइट बनता है, अपराइट पिरामिड बनता है। अपराइट का मतलब समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्रोड्यूसर्स के पास। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब ऐसे ज़्यादा आपसे दिखाया जाएगा ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर। उससे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है। देखो ये एरिया कम होता जा रहा है ना, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। तो जो पिरामिड बनता है वो ऐसा अपराइट बनता है, अपराइट बनता है, ऐसा नहीं बनता, उल्टा नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है अपराइट। एनर्जी का पिरामिड है ये, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स के, उसके बाद सेकंडरी, उसके बाद टर्सरी, ऐसे करके। ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या है, इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जा रही है? ओजोन लेयर होती कहाँ पर है? तो देखो अपने अर्थ के आसपास जो ये प्यारी अर्थ है, उसके पास जो फर्स्ट लेयर है एनवायरनमेंट की, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड लेयर है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHER, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट है मीजोस्फियर, उसके भी नेक्स्ट है थर्मोस्फियर, उसके बाद है एक्सोस्फियर। इस तरह से लेयर। तो जो अपनी ओजोन लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में, STRATOSPHER, स्ट्रेटोस्फियर। ये इसमें क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस होती है। अच्छा, ओजोन गैस कैसे मिलती है अपने एनवायरनमेंट में? तो O2 तो होती है, O2 तो होती है। अब सन से आती हैं UV, अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? इस ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं। टूटा टूटा एक ऑक्सीजन ने ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, तो ये ऑक्सीजन के दो ऐसे करके एटम्स बन गए। अब ये ऑक्सीजन तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और कुछ ऑक्सीजन यूवी ने तोड़ दी। अब ये टूटी हुए जो एटम है, ये इस जुड़े हुए एटम से रिएक्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं O3। O3 को बोला जाता है ओजोन। कौन सी जोन? ओजोन, ओजोन बोला जाता है। और तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3 एटम्स दिख रहे हैं ना, O3 है, O3। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है ऑक्सीजन, कैसे? सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। ओजोन बनती कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, और वो ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं टुकड़े में, 2 टुकड़े में तोड़ देंगी, ऑक्सीजन के 2 एटम बनाएंगी, जिनमें से एक एटम किससे रिएक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन गैस से, और बना लेगा ओजोन। कौन सी जोन? ओजोन। ठीक है। अब देखो ओजोन क्या करती है, एक ओजोन पूरी लेयर बनी रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में, पूरी कवरिंग है। अब ये क्या करती है, ओजोन जो होती है फर्दर ये अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अपने अंदर से पास नहीं होने देती, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही रोक के रख लेती है, इनको पास नहीं होने देती। यदि अल्ट्रावायलेट रेज यदि अर्थ तक पहुँचती हैं तो दिक्कत हो सकती है, नहीं हो रही है, और आगे भी होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर तक। स्किन कैंसर होता है ना, वो किसी वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। जो ओजोन है वो अपने को इससे सेफ रखती है, बट अपन क्या करते जा रहे हैं, इस ओजोन लेयर को खराब करते जा रहे हैं, ओजोन लेयर को खराब करते जा रहे हैं। अपन ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर खराब हो रही है, वो भी बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर यूज करते हो? फ्रिज। और अल्ट्रावायलेट रेज भी 2 टाइप की हैं जनरली, अल्ट्रावायलेट नंबर A, UVA एंड UVB। तो UVB होती है, वो ये स्किन कैंसर वगैरह का रीजन बनती है, ये सबसे ज़्यादा खराब होती है UVB। ठीक है। देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, क्या कॉज है इसके? कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या क्या कोज हैं? क्या क्या कोज हैं? नंबर 1 कोज है CFC। ये कहाँ से मिलता है? इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLOROFLUROCARBON। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये निकलता है रेफ्रिजरेटर से, और ये क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज, यदि ये ओजोन लेयर में क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा, तो फिर उस होल से ये अल्ट्रावायलेट अंदर आ सकती हैं। दूसरा जो केमिकल है वो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो। थर्ड जो केमिकल है वो है मिथाइल ब्रोमाइड। 4 जो केमिकल है वो है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM। ये जो मेन है रीजन ओजोन लेयर के डिप्लीशन के, 4 रीजन मैंने बता दिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये अपना है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सारे क्या करते हैं?
ये अपने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। रीजन तो ये है। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इफेक्ट मतलब सबसे पहले ओजोन लेयर यदि खराब हो गई तो अल्ट्रावायलेट अंदर आएंगी। अब अल्ट्रावायलेट क्या क्या नुकसान करती है, नंबर एक जो इनका नुकसान है, स्किन कैंसर हो सकता है इनकी वजह से, एक। नंबर दो, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, कैटरेक्ट, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है ना। अभी अभी पढ़ा है मैंने, अभी अभी लाइट चैप्टर में नहीं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में पढ़ा है कैटरेक्ट के बारे में। ये कैटरेक्ट का रीजन भी ओजोन लेयर डिप्लीशन है। डीएनए डैमेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, और डीएनए तो क्या क्या नहीं कर देता है ह्यूमन में, पता है ना आपको। इम्यूनिटी रिड्यूस होती जा रही है, इम्यूनिटी रिड्यूस होती है इसकी वजह से। फिफ्थ क्या हो सकता है इनकी वजह से, क्रॉप प्रोडक्शन, लो क्रॉप प्रोडक्शन दिन पे दिन कम होता जाएगा इनकी वजह से। सिक्स क्या होता जा रहा है, सनबर्न, सनबर्न, सनबर्न यानी कि अपनी स्किन एकदम सनबर्न हो जाएगी, सनबर्न सन की, क्योंकि सन रेज ज़्यादा आएंगी, अल्ट्रावायलेट रे आएगी तो सनबर्न दिखेंगे अपने स्किन पे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। ना बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, कैसे होता है, स्टेप क्या है इसके। ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, नंबर एक, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन होते हैं वो ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं। नंबर एक क्या होता है, सी एफ सी विल रीच टुवार्ड्स ओजोन लेयर, तो सी एफ सी ओजोन लेयर तक पहुंचेगी। नंबर दो, सी एफ सी ब्रेक डाउन करेगी किसको, सी एफ सी ब्रेक डाउन करेगी ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से यूवी रेज अंदर आ जाएंगी। ऐसे कैसे आएंगी, देखो सबसे पहले जो यूवी रेज होंगी ना, यूवी रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन, क्लोरीन है ना इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन भी है इसमें, तो क्लोरीन को रिलीज कर देती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इसमें से क्लोरीन को रिलीज कर देती है। और जो क्लोरीन एटम होते हैं ना, जो क्लोरीन एटम होंगे, थर्ड स्टेप देखो, सबसे पहले सी एफ सी पहुंची ओजोन लेयर तक। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेज ने क्लोरीन रिलीज कर दी सी एफ सी में से। अब जो ये क्लोरीन होती है ये ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देती है। सबसे पहले हुआ क्या, देखो कितना मस्त काम चल रहा है। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट ने क्लोरीन इससे अलग कर दिया, यानी कि इसको खराब कर दिया, सी एफ सी को तोड़ दिया ना, तभी तो क्लोरीन अलग हुई। अब क्लोरीन इसको तोड़ेगा, पहले तो अल्ट्रावायलेट रे ने क्लोरीन को निकाल दिया सी एफ सी को तोड़ के, अब क्लोरीन इसको तोड़ेगा और ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है क्लोरीन, तो एक्टिव क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिख लेना, एक्टिव क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आएंगी, जो कि हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। फोर्थ स्टेप ये हो जाएगा, इस तरह से डिप्लीशन होता है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मैनेजिंग द गार्बेज, गार्बेज क्या होता है, गार्बेज, घरों से रोज कुछ कुछ गार्बेज कचरा निकलता है, कोई फूड वगैरह की पैकेट्स होती हैं वो आपने खाए होंगे। आप जनरली जहाँ पर ज़्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं तो देखो वो कितने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। घूमने फिरने जाएंगे तो खाने पीने का सामान लेके जाएंगे, पहली बात तो वो सामान अपनी हेल्थ के लिए भी खराब है, जैसे कि आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, ये सब चीज़ें पैकेज फूड खा रहे हो, वो हेल्थ को खराब करेगा। दूसरी बात, अपनी हेल्थ तो खराब कर ही लिया आपने, और एनवायरनमेंट की हेल्थ भी आप खराब करोगे। कैसे, क्योंकि आप किसी पैकेट में खाना लेके गए और पैकेट आपने फेंक दिए, अब पैकेट जो होते हैं बच्चों, जो पैकेट जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, कई सालों तक पड़े रहते हैं, वो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। क्यों, क्योंकि पैकेट्स देखो दो तरह की चीज़ होती हैं, एक होती है बायोडिग्रेडेबल, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो मैंने डिकम्पोजर बताए थे ना, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जिन भी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके मिनरल्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं उनको तो बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल, इनको बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। यानी कि इनको डिकम्पोजर ने क्या कर दिया, नेचुरल सब्सटेंस वगैरह, जैसे कि कोकोनट जानते हो आप, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होती है वो कितनी हार्ड होती है, पर वो नेचुरल है, इतनी हार्ड है पर नेचुरल है, इतनी हार्ड चीज़ को भी ये डिकम्पोज कर देते हैं, समझ में आ रहा है। जबकि प्लास्टिक की एक पतली सी पॉलीथीन भी होगी ना, उसको एक डिकम्पोज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बींग ने बनाई ना, प्लास्टिक नेचर ने तो नहीं बनाई, प्लास्टिक बनाई ह्यूमन बींग ने, तो वो डिकम्पोजर तो नेचुरल है, वो बेचारे नेचर को तो समझते हैं, नेचर की कोई भी चीज़ होगी इसको डिकम्पोज कर देंगे, बट ह्यूमन बींग ने बनाई, उनके बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो इन ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितना भी वेस्ट अपना होता है बच्चों, जितना भी वेस्ट अपन क्रिएट करते हैं वो ज़्यादातर कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने लिए। ठीक है, इसीलिए वो वेस्ट क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ध्यान रखना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लिखते जाना, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, कुछ चीज़ें लिखूँगा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायो। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है बायोडिग्रेडेबल में, मटेरियल्स
लिखो मटेरियल दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं यदि वो इनको डिकम्पोज कर पाएँ तो ऐसे वेस्ट को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आपने सब्जी वगैरह काटी, उसका वेस्ट जनरेट हुआ, वो आपने फेंक दिया एनवायरमेंट में कहीं भी, तो बायोडिग्रेडेबल है। सब्जी तो नेचुरल है, नेचर से होगी है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। उसको जो डिकम्पोज होंगे पूरी तरह से डिकम्पोज कर देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला के मिनरल्स बनेंगे मस्त, और प्लांट उनको यूज़ कर लेंगे, और जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगी, मोर फर्टाइल हो जाएगी। इस तरह के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ आया? फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि मटेरियल्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नंबर इसमें जो डिफरेंस होगा क्या होगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने वो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाए, उनको बोले नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखते जाना, सेफ फॉर एनवायरमेंट। सेकंड पॉइंट लिखो सेफ फॉर एनवायरमेंट, इसमें लिखो ये इट इज़ नॉट सेफ फॉर एनवायरमेंट एंड कॉज पॉल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। ऑब्वियसली मैंने पहले बता दिया कि बायोडिग्रेडेबल कैसे सब्सटेंस है, नेचुरल, जबकि ये क्या होते हैं मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, यानी कि मैन मेड मटेरियल से बने होते हैं। फोर्थ पॉइंट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट फॉर लेस टाइम इन द एनवायरमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो एनवायरमेंट में कम समय के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डिकम्पोजर है, उनको तोड़ देंगे, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। जबकि ये क्या होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं, लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि डिकम्पोज को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे। फिफ्थ पॉइंट लिखो एग्जाम्पल लिखो इनके, जैसे कि वूल हो गए, पेपर हो गए, पेपर क्योंकि प्लांट से ही बनते हैं ना, प्लांट से बनते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट, बूट्स, जो भी नेचुरल चीज़ें उन सबको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी। इसमें कौन से आएंगे, एल्यूमिनियम की केन्स हैं, एल्यूमिनियम कैंस, क्योंकि ये एल्यूमिनियम वगैरह किसने बनाया, मैन मेड है ना, नेचर ने तो नहीं बनाया इनको, तो मैन मेड है। सिल्वर फॉइल्स हो गई, सिल्वर फॉइल्स हो गई। डीडीटी क्या है, इनका डीडीटी का छिड़काव किया जाता है क्रॉप पर डीडीटी का छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड्स वगैरह से बचाने के लिए, और ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। अमेरिका में तो बैन है ये, बट इंडिया में नहीं है। इनका फुल फॉर्म, अच्छा इसका फुल फॉर्म आप सर्च करना, इसका फुल फॉर्म सर्च करना, नहीं पता चलेगा तो मुझसे पूछना, पता चल जाएगा। वैसे तो यार आजकल सब पता चल रहा है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है ये सर्च करना है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। समझ में आ गया? तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस पता चला, ठीक है ना। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज बाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं ये, क्या प्रॉब्लम कॉज करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नंबर एक तो लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। लिखो प्रॉब्लम कॉज्ड बाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्रॉब्लम नंबर एक लैंड पॉल्यूशन, पूरा आपको क्वेश्चन में लिखना है। क्या क्वेश्चन में लिखोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट डिकम्पोजिबल एंड द प्राइम रीजन फॉर लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ये पूरा पॉइंट लिखो फटाफट, वापस बोल रहा हूँ। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉन डिकम्पोजिबल, डिकम्पोज नहीं होते, एंड द प्राइम रीजन फॉर लैंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट लिखो द वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मैंने बताया डिक्लाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो पेस्टिसाइड होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी डाउन करते हैं। विच कंटिन्यूस एप्लीकेशन, कंटिन्यूस यदि इनको रेगुलर इंटरवल में आप छिड़कते जाओगे तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एंड पीएच लेवल ऑफ सॉइल टर्न अनसुटेबल फॉर वेजिटेशन। इसका मतलब क्या, इसका दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, वापस बोलता हूँ कि वेस्ट जो कि पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी डाउन करते हैं, फर्टिलिटी डाउन कर देते हैं यदि आप कंटिन्यूस इनको यूज़ करते रहोगे तो। नंबर दो पीएच लेवल लैंड का कुछ सॉइल का कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं कि वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आगे यूजफुल नहीं रहेगा, मतलब पीएच लेवल भी चेंज कर देते हैं और फर्टिलिटी डाउन कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, और ये पेस्टिसाइड्स में क्या होता है बायो मैग्नीफिकेशन भी शो करेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड आपने खेत में डाले, खेत से बह के वो रिवर में चले गए, रिवर से प्लांट्स में चले गए, प्लांट से एक्वेटिक लाइफ में चले, एक्वेटिक लाइफ में ह्यूमन बींग में आ गए। बायो मैग्नीफिकेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से इनकी जो अमाउंट है धीरे धीरे हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती जाती है, ये प्रॉब्लम हो गई। और ये क्योंकि लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, ठीक है, और डिकम्पोज को डिकम्पोज नहीं करता तो इनसे बैड ऑर्डर यानी कि स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, ऑर्डर आती है इसमें से। एंड समटाइम इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारे इनके अराउंड क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे डिकम्पोजर, ये पड़े हुए सड़ते रहेंगे और इनकी वजह से कोई जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं वो इनके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और ये बीमारियाँ फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नाउ देखते हैं अब आप क्या कर सकते हो कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उनके साथ एक अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि उनसे बना, किससे, बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, नॉन डिग्रेडेबल नहीं, बायोडिग्रेडेबल होंगे। जैसे कि क्या हुआ, प्लांट वेस्ट हो गए, प्लांट का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल जो खराब हो चुके हैं, फ्रूट जो कि खराब हो चुके हैं, उनको क्या करो, उनको आप कंपोस्ट बना के, उनका कंपोस्ट यानी कि उनको मिक्स करके एक गड्ढे में भर दो, गड्ढे में भर दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो मैन्योर में यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मैंने पढ़ाया बच्चों, याद करो उन दिनों को, कितने सुहाने दिन थे वो, सुहाने दिन
आशिकाने दिन वो सिकी नमी में डूबे, वो पुराने दिन याद करो जब मैंने तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई थी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप कैसे क्या कर सकते हो कि उनको ज़मीन में गाड़ दो कुछ टाइम के लिए और वो मैन्योर यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको रहता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बना सकते हो। आपको गड्ढा बनाओ, पिट बनाओ और पिट में ये सब चीज़ें डाल दो और कंपोस्ट मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, लैंडफिल, जो भी वेस्ट है उनको ज़मीन के अंदर दबा दो और इस ज़मीन के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर। तो इसके अंदर आप प्लांट वगैरह ला सकते हो, अच्छी से प्लांट ग्रो हो पाएंगे। बट कैसे वेस्ट होने चाहिए, वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, नॉन डिग्रेडेबल होंगे तो प्रॉब्लम। अब कुछ वेस्ट होते हैं उनका किया जाता है थर्ड। फर्स्ट क्या था, कंपोस्ट बनाना, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया लैंड फिलिंग, थर्ड में बता रहा हूँ इंसिनरेशन। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं बच्चों कि वो एनवायरनमेंट में ना तो कंपोस्ट वगैरह बना सकती है ना तो लैंड फिलिंग करी जा सकती है, क्योंकि उनको छूना भी डिजीज़ कॉज कर सकता है या हार्मफुल हो सकता है छूना भी। जैसे कि मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको छुआ भी आपने तो वो वेस्टेज आपको मतलब कुछ ना कुछ हार्म कर सकते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं कई। तो इन इस तरह के वेस्ट के साथ क्या किया जाता है, इंसिनरेशन का मतलब बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश। तो इनको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा, जो कि राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको रहता है इंसिनरेशन। और किस तरह के वेस्टेज के साथ किया जाएगा, जिनको छूना भी अपना हार्मफुल हो सकता है। फोर्थ हो सकता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर यानी कि जो नाले का पानी, गंदा पानी होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि पहले तो पानी को साफ करो। क्यों, कैसे साफ करोगे, उसमें से जो भी वेस्ट है उसको अलग करो, ठीक है। और जो साफ पानी है उसको तो छोड़ दो कहाँ पे, रिवर्स में, नदियों में। साफ पानी तो नदियों में छोड़ दिया, और जो बच गया वेस्टेज, उससे बायोगैस बन सकती है। क्योंकि देखो वेस्ट कैसे बचेगा, क्योंकि आपने पानी अलग किया ना, तो पानी अलग किया तो वेस्ट तो बच ही गया, सीवेज में वेस्ट होता है, उस वेस्ट से बायोगैस बनाया जा सकती है और इससे मैन्योर यानी कि खाद भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस वेस्टेज को, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग करो जितनी ज़्यादा हो सके, जो वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग करो। सॉइल वेस्ट लाइक पेपर एंड मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे कि पेपर मेटल होते हैं उनको रिसाइकल मतलब एक बार यूज़ हो गए उनको वापस में, जैसे कि आपने कोई एल्यूमिनियम की कैन है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी यूज़ कर ली, अब उसका रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, उसको मेल्ट किया, उसको मेल्ट करके वापस किसी शेप में कन्वर्ट कर दो तो रिसाइकल होगी ना, वापस उसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये चैप्टर तो हुआ खत्म। आज ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ आपको इसी साथ साथ, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ अवर एनवायरमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, इन फूड चेन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वेरियस लेवल्स, दीज लेवल्स आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो जो फूड चेन होती है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि वेरियस लेवल्स पे चलता है, एक लेवल से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, इन्हीं लेवल्स को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखा ग्रास, गोट और मैन, तो इनमें से ये एक ट्रॉपिक लेवल है, इसको बोला जाएगा ट्रॉपिक लेवल 1 ग्रास को, फिर गोट ट्रॉपिक लेवल 2 पे आएगी, मैन ट्रॉपिक लेवल 3 पर आएगी। तो इस फूड चेन में जो ग्रास है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, गोट सेकंड को और ये थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर क्या करते हैं, नंबर 1, ये एनवायरनमेंट में जितने भी डेड प्लांट एंड एनिमल होते हैं उनको साफ कर देते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं। नंबर 1 साफ हो गए। फिर ये क्या करते हैं, देखो इनको क्लीन करने के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, इनको डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, यानी कि प्लांट कोई वेस्ट हो गया मिट्टी में मिल गया, और कोई एनिमल मर गया और मिट्टी में मिल गया। अभी क्या हो गया, डिकम्पोजर इनको इनमें से मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं, मिनरल्स वगैरह निकाल के सॉइल में पहुंचा देते हैं, मतलब ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को नहीं, एक्चुअली में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लांट्स ले जाएंगे, प्लांट्स सॉइल से ले जाएंगे ना, तो न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं जी सॉइल के लिए। नंबर 1, ये क्या करते हैं, नए किसी भी बीइंग के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो मर गया उसको ये डिकम्पोज कर देंगे तो नए के लिए जगह बनेगी ना यार, जगह खाली कर दी इन्होंने, उससे मिट्टी बना दी ना उससे, पुराने वाली जो मर गया था उससे, तो नए के लिए जगह बन गई, ठीक है। और जितने भी न्यूट्रिएंट, देखो प्लांट जब ग्रो हुआ तो प्लांट ने कई सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से एब्जॉर्व कर लिए, सॉइल से एब्जॉर्व कर लिए, तभी तो ये ग्रो हो पाया। अब यहाँ से सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए ना, अब ये न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आएंगे, डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज करेंगे, जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं उनको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके वापस न्यूट्रिएंट्स बना देंगे। इस तरह से ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर सब सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मैंने रीजन बता दिया था आपको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजाइन होते हैं इस तरह से कि वो नेचुरल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि जो मैन मेड होते हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जैसे कि आप देखो, अब एक चीज़ आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि आप यदि आप कोयला खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि अपने अंदर जो भी केमिकल है वो इस तरह से डिजाइन है कि वो पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस को ही मतलब अपने एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप रोटी खाओगे तो रोटी से आपको एनर्जी मिल सकती है, दूध पियोगे, दूध नहीं पीना चाहिए, ना बिल्कुल बात नहीं। जैसे कि आपने कोई दाल वगैरह खाई, ये सब चीज़ें खाई, तो ये अपने अंदर के केमिकल इस तरह से डिजाइन है कि उनसे आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आप कोयला खाओगे बच्चों, कोयला से एनर्जी कन्वर्जन का कोई प्रोसेस अपने अंदर नहीं है। इसी तरह से डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइन है कि वो नेचुरल चीज़ों को डिकम्पोज कर सकते हैं। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड है उनका सिस्टम इस तरह से डिजाइन नहीं है डिकम्पोजर्स का कि उनको भी ब्रेक डाउन कर पाएँ, इसीलिए कुछ चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। अच्छा, तो इसमें 2 वे हैं, दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एज दे आर इजीली डिकम्पोज्ड।
तो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होंगे वो यदि खराब हो गए तो उसके बाद जो डिकम्पोजर होंगे उनको डिकम्पोज कर देंगे तो एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, क्लीन। डी कैन इजीली ग्रो थ्रू द जियो केमिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोज। तो ये जियो केमिकल साइकिल क्या हुई, ये क्या साइकिल हुई, देखो साइकिल ये हुई कि सबसे पहले प्लांट ग्रो हुआ न्यूट्रिएंट्स लेके सॉइल से, और प्लांट को किसी ने खाया, जैसे कि डियर ने खाया, तो डियर ने खा लिया, प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए थे, सॉइल से। अब सॉइल से तो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, अब प्लांट को डियर ने खा लिया, और डियर मर गया तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में गया तो डिकम्पोजर किया, अच्छे मिनरल वगैरह निकाल के वापस सॉइल को दे दिए। अब सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट्स कम हुए थे वो वापस इसको मिल जाएंगे, इस तरह से जियो केमिकल साइकिल मेंटेन करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो किस तरह से एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, देखो एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और बायो मैग्निफिकेशन भी इनकी वजह से होता है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम। ओजोन क्या होती है, ओजोन के मॉलिक्यूल मैंने बता दी, तो O3, और ये बनते कैसे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं, ऑक्सीजन को ओके एटम बनाती हैं, और ये एटम बहुत एक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं O3, इसी को बोलते हैं ओजोन। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड बताओ जिसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था, बहुत सारे रीजन बताए थे, इंसनरेशन बताया था, लैंड फिलिंग बताया था, कंपोस्ट बनाना बताया था, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो यही तो है एनवायरनमेंट से गार्बेज को कम करने के रीजन, यही तो लैंड फिलिंग कर सकते हो आप, कंपोस्ट बना सकते हो आप, इंसनरेशन कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें करके जो जितने भी चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, फ्रूट पील, केक एंड लाइम ज्यूस। केक, वुड एंड ग्रास, बताओ 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 इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें से बायोडिग्रेडेबल ही है। सर्च करो इसको, देखो सबसे पहले रिएक्ट करने का तरीका सीखो आप। इनमें से आप जानते हो ग्रास तो नेचुरल है, वुड भी नेचुरल है, प्लास्टिक नहीं है, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, समझ में आ गई बात। ऐसे करके आप इनको रिजेक्ट करना सीखो। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ इसीलिए। अब देखो इन दोनों इन पे देखो, वुड एंड ग्रास, ये तो बायोडिग्रेडेबल होंगे ही क्योंकि नेचुरल हैं। बट केक के बारे में आप सोचो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, केक में क्या क्या चीज़ें होती हैं इससे पता चलेगा। लाइम जूस एंड फ्रूट पील्स, ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, ये देखो, ये क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके आप सर्च करो, और फिर आपको नहीं आए तो मैं तो आपको बताने के लिए हूँ ही। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सर्च करोगे ना, बताओ। अरे बोल दो बच्चों, बता, चलो सर्च करना, फिर नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन, इनमें से विच कॉन्स्टिट्यूट्स ए फूड चेन, कौन ये फूड चेन बना रहा है। तो देखो मुझे तो डायरेक्ट जो समझ में आ रही है फूड चेन वो ये आ रही है, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये फूड चेन है कि नहीं आपके हिसाब से प्यारे बच्चों, फूड चेन है कि नहीं। ग्रास को खाया गोट को खा गया ह्यूमन, फूड चेन बन रही है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन द वाइल शॉपिंग, तो क्लॉथ बैग ले जाना चाहिए शॉपिंग के लिए। बोलो क्लॉथ क्या है, नेचर, फाइबर, क्लॉथ किससे बना है, फाइबर से, फाइबर बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, ये भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है कि नहीं, बिल्कुल है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन द हर स्कूटर, आपको पैदल चल के जाना चाहिए ऐसे यदि कंपेयर करें, आपकी मम्मी आपको स्कूटर से छोड़ने जा रही है उससे अच्छा पैदल, तो सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, ये सब आपको फॉलो करनी चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉपिक लेवल, यदि एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को आप मार दोगे तो क्या होगा, बोलो। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, यदि आपने एक लेवल के सारे जीव जंतु को मार दिया तो इससे जो हायर ट्रॉपिक लेवल पर हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपने आप बताना, अभी तो बताया यार, अभी तो बताया बच्चों। और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉल्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये भी अभी बताया। इफ़ ऑल दी वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, यदि अब जितने भी वेस्ट जनरेट करें वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल है तो इसकी वजह से एनवायरमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप देख लो। डिकम्पोजर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के कंपेरिजन में कम पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। वैसे तो ये अच्छा रहता है क्योंकि है तो पर वेस्ट ही ना यार, वेस्ट होता है, वेस्ट है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वेस्ट तो वेस्ट ही होगा। वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कैसे डैमेज होती जा रही है, और आपको बताना है कि ओजोन लेयर के डैमेज होने कैसे रोक सकते हैं। अभी पढ़ाया, बता सकते हो, ये मैं यहाँ पे लिखा भी है। बस इतने ही आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इतने ही हैं, बस इतने ही हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अभी कोई चलो इसके 2-4 क्वेश्चन मैं कल भी करा दूंगा आपको, पहले ये आप सर्च करके आना जो मैंने क्वेश्चन पूछे, यदि आप सर्च करके आओगे तो ठीक है, नहीं भी सर्च करके आओगे तो मैं कल बताऊँगा इनको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।